दिसंबर 2021। यार ये तो बेकार किया इन्होंने। ये मेरे साथ स्कैम हुआ। मतलब आप ये करो कि अगर आप बुकिंग करके नहीं गए हो, ठीक है, तो आपकी उस दिन बाइक सर्विस होगी नहीं। तो कम से कम 6-7 महीने तक मैंने एक इशू फेस किया था। जैसे ही मैं 3rd से 4th गियर पे शिफ्ट करता था, अभी कोई भी अगर मीटियोर लेता है तो उसको ये वाला मीटर कंसोल नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपने कभी भी सोचा होगा ना कि मुझे लद्दाख जाना है और वो भी स्पेशली बाइक पे, तो आपके दिमाग में सिर्फ जो सबसे पहला ख्याल आया होगा ना, वो आया होगा रॉयल इनफील्ड की। तो भाई आज हम अपने चैनल पे जो सबसे पहली रॉयल इनफील्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है मेरे दोस्त दीपक बलूजा की गुलाबो। सो दोस्तों, ये है रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 और इसने 1.5 सालों में 26,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। और आज इस बाइक को स्पेशली मैंने बोला है कि भाई थोड़ा सा गंदा ही चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंटली लद्दाख से होके आई है। तो आज इस बाइक के बारे में हम जानेंगे कि अगर आप रॉयल इनफील्ड से प्लान कर रहे हो, स्पेशली रॉयल इनफील्ड 350 मीटियोर से सोलो राइड, वो भी लद्दाख की, तो क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, आज बड़े ही फॉर्मल तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने दोस्त दीपक बलूजा को। तो क्या हाल चाल भाई साहब? बहुत शानदार। अरे वाह, लाजवाब, क्या फेक एक्टिंग करी है। तो भाई ये बाइक है मेरे दोस्त दीपक बलूजा की। तो अब भाई साहब सारा कुछ आपके ऊपर में है, बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो हमारे ऑडियंस को। तो यार, मेरा नाम है दीपक बालूजा। मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है दीपक बालूजा के ही नाम से। और पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं पहले लद्दाख चला गया और लद्दाख से आने के बाद थोड़ा सा आलस पने में मैं अपने वीडियोस अभी तक जो है एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आएंगे लेकिन वीडियोस, तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो बलूजा, सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये बाइक तूने क्यों ली? सबसे पहला रीजन ये। सबसे पहले तो मेरे 2-3 साल हो गए थे, मुझे बाइक लेनी थी। एक मेरे पास एक स्कूटी थी, डुएट थी हीरो की। और मुझे ये था कि वो बार बार मुझे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का उसमें सामना करना पड़ रहा था। तो मुझे ये था कि बाइक लेनी है। तो ये जो मेरा दोस्त पीछे वीडियो बना रहा है, इसके पीछे पड़ रहा था, यार बाइक लेनी है। 2-3 साल इसको मैंने दौड़ाया अपने साथ। हम कई बाइक्स देख के आए, यार ये लूंगा, अगले महीने लूंगा, 2 महीने बाद लूंगा, और मैं लेता बिल्कुल नहीं था। तो जिस दिन मेरी स्कूटी खराब हुई थी, उस दिन तो मेरा मन ऐसे था कि मेरे को आज ही चाहिए, मेरे को आज बाइक चाहिए। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और मैंने मेरे भाई साहब इसको कॉल किया, तो कहता कि भाई तू हर बार ऐसे ही करता है, तूने लेनी होती नहीं है, ठीक है, और तू हर बारी के ड्रामे है। मैंने कहा मुझे आज ही लेनी है। कहता आज ही लेगा? मैंने कहा हाँ आज ही लूंगा, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे इसने ढूंढा जुगाड़ किया, और एक रॉयल एनफील्ड मीटियोर जो है वो हमें कहीं पे मिल गई। फिर हमने फटाफट गए, उसका बुकिंग अमाउंट दिया, उसको बुक किया वहां पे। वो तो कहते उसी दिन ले जाओ, लेकिन नया साल स्टार्ट होने में 10 दिन बचे थे, तो कहा कि नए साल पे लेते हैं, 10 दिन एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वैसे आप ब्लॉग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छा, मुझे जो पूछना है, ये कौन सा मॉडल है? ये 2021 मॉडल है। 2021 मॉडल है, BS6 वाला। तो थोड़ा बहुत इंजन की स्पेसिफिकेशन अगर बट आया कब था पता है? कब? मेरे पास आया था 2 जनवरी 2022। अच्छा, 2022 है ना फिर ये। लेकिन इन्होंने जो आरसी पे रजिस्ट्री डेट दी वो 31 दिसंबर 2021 दी। यार ये तो बेकार किया इन्होंने। ये मेरे साथ स्कैम हुआ। ये तो मुझे खुद 3 महीने बाद पता चला था। मैं तो बातों में शायद बताया भी होगा। कि कितने साल हो चुके हैं लगभग इसको चलाते हुए, और क्या इसका मतलब कम्यूटिंग का रहता है? तेरे पास इकलौती बाइक है, तो इसको डेली यूज में तू लेता है, लंबे ट्रिप पे भी कई बार लेके जा चुका है। तो जो सबसे पहली लंबी ट्रिप लगाई थी वो कहाँ की लगाई थी, और डेली कम्यूट में कैसा रहता है? डेली कम्यूट में ये ऑलमोस्ट 60 से 65 किलोमीटर में डेली चलाता हूँ इस बाइक को। और महीने के अंदर मेरी बाइक ऑलमोस्ट नहीं तो 1800 किलोमीटर मान के चलो, चलती है। 1800 से 2000 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, इससे कम कभी नहीं होता। और साथ ही साथ ये रहता है कि जब से गाड़ी आई है हमारी नैनो, तब से ये हो गया है कि हाँ, हफ्ते में 1-2 बार उसको मैं लेके जाता हूँ। वीकेंड्स पे ज्यादातर नैनो निकलती है, तो इसकी रनिंग कम हो गई है। बट फिर भी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं
और ये 26,000 किलोमीटर जो है चल चुकी है। ऑल अभी दो साल कंप्लीट भी नहीं हुए, 3 महीने पड़े हैं अभी 2 साल कंप्लीट होने में। पूरा 26,000 किलोमीटर। तो दिखा देता हूँ मैं मीटर एक बार हमारी ऑडियंस को। 25,848.5 किलोमीटर। तो मतलब हाँ भाई 150 किलोमीटर ही रह रहे हैं 26,000 होने में। 2 दिन में हो जाएंगे। हाँ तो तो भाई देखो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये वाली मीटियोर है इसके साथ में हमारा नेविगेशन मीटर आता है। अभी कोई भी अगर मीटियोर लेता है तो उसको ये वाला मीटर कंसोल नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर में रॉयल एनफील्ड अगर आप ये लगाना चाहते हो तो 12,000 एक्स्ट्रा चार्ज करती है। वही अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये बाइक आती है 350 सीसी जे सीरीज इंजन के साथ में, जो कि एयर कूल्ड सिस्टम है। और जो इसकी क्यूबिक और जो इसका पावर फिगर की अगर हम बात करें तो ये 20.9 समथिंग का बीएचपी प्रोड्यूस करती है विथ 32 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, जो कि एक बहुत ही कमाल का फिगर है स्पेशली रॉयल इनफील्ड की बाइक के लिए। व्हीकल में आपको दोनों साइड डुअल चैनल एबीएस मिलता है और ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है एक राइडर पर्सपेक्टिव पे। वो सारी बातें हम करेंगे। तो वापस बुलाते हैं फ्रेम में हम अपने दोस्त दीपक बलूचा को। तो दीपक मुझे ये जानना है कि जो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है, सबसे पहले आते हैं हम सर्विसिंग कॉस्ट पे कि वो क्या रहती है और उसका जो कितने किलोमीटर पे सर्विस करवाना होता है और क्या एक्सपीरियंस रहा है सर्विसिंग को लेके। सर्विसिंग को लेकर थोड़ा सा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है मेरा। पहली सर्विस जो है वो एज यूजुअल 500 किलोमीटर के बाद आपकी हो जाती है। 450 पे ही इसका जो सर्विस का मीटर है वो टिक करने लगता है, ताकि आपका 50 किलोमीटर है 500 तक आप इसको सर्विस स्टेशन ले जाइए। और पहली सर्विस की जो मेरी कॉस्टिंग आई थी इट वाज अराउंड 1800 समथिंग। एंड देन उसके बाद जब भी मैंने सर्विसेज कराई हैं इट कॉस्टेड मी अराउंड 1800 से ही लेके 2500 के बीच में, यानी 2000 2200 1600 इस तरीके से ही सर्विस की हमेशा कॉस्टिंग रही है। जब तक आपकी फ्री सर्विस है तब तक तो ठीक है। फ्री सर्विस खत्म होने के बाद रॉयल एनफील्ड आपको रुला देगा एक तरीके से, क्योंकि आप एक भी चीज अगर कोई आपकी अलग से चेंज होती है या फिर कुछ भी होता है, हर चीज के लिए अलग से वो लोग लेबर चार्ज ऐड करते हैं, उसके ऊपर लेबर कॉस्टिंग अलग से ऐड की जाती है। सपोज करो कि अभी अभी जैसे मैंने लद्दाख मुझे जब जाना था तो क्या हुआ कि मुझे अपना क्लच वायर भी चेंज कराना था, मुझे रेस वायर भी चेंज कराना था। मेरा लेफ्ट इंडिकेटर सबसे ज्यादा इसी ने मुझे दुख दिया है। ये कहीं भी जाता हूँ कहीं भी ये वाला इंडिकेटर टूट जाता है। ये बहुत नाजुक सी चीज है, कहीं से भी टच होगा कुछ भी होगा ये टूट के गिर जाएगा। और ये आता ही अपने आप में 250 रुपए का। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि इस पार्ट्स में है कि इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए। इसको करना चाहिए, मतलब पार्ट्स महंगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत जेन्युइन प्राइस है। अगर एक आप ब्रांड के हिसाब से देखो कि वो अपनी ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स है उसको जब अपने शोरूम के अंदर अवेलेबल करते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि बाहर से थोड़ा हाई प्राइस होगा, लेकिन इतना हाई नहीं होता कि मैनेजेबल नहीं है। क्वालिटी तो मिलती है आपको ब्रांड की एटलीस्ट, तो उस रेंज पे हायर एंड पे नहीं है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, बट उन प्रोडक्ट को लगवाना अपने आप में एक अलग से एडिशनल कॉस्ट है। 250 रुपए के इंडिकेटर को अगर मैं लगवाने के 350 रुपए दूं, कहां तक जस्टिफाइड? 350 रुपए लगाने के लेबर कॉस्टिंग सीरियसली बोल दिया था मेरे को, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे लगवाना ही नहीं है, ठीक है। कौन ही लगवाएगा, 50 रुपए में बाहर ही लगा देगा कोई भी। मैंने रॉयल एनफील्ड को ट्वीट भी किया कि आप अपने स्लैब बना लीजिए सर्विस के, मिड हो गया या फिर लोअर हो गया, मेजर हो गया, इस तरीके से आप सेगमेंट बना लीजिए। लेकिन जब उसमें अगर मेजर सर्विस में आपकी बाइक आई है सर्विस होने के लिए, आप अपनी एक कॉस्टिंग रखिए, आप 800 रुपए लेंगे, 1000 रुपए लेंगे, जैसे भी लेंगे आप जो कॉस्टिंग लेनी है, लेकिन सारी चीजें उसमें कीजिए ना, ठीक है। अब एक लेबर अगर एक मतलब दिन के अंदर वो 6-7 बाइकें करती है, ठीक है, और आप हर बाइक पे 1500 तक आप सिर्फ लेबर कॉस्टिंग लगा दोगे, या और इतना तो आप उसको पे भी नहीं करते होगे। ये कहने का मतलब है कि इसके इंडिविजुअली जितने पार्ट्स आप चेंज कराओगे, जितने भी मतलब फिट एंड फाइन कराओगे, उन सब की अलग से लेबर कॉस्ट देनी, अलग से लेबर कॉस्टिंग। जब आपकी सारी सर्विसेज फ्री वाली खत्म हो जाती हैं तब आप कुछ भी अलग से, एक नट भी अगर चेंज होगा उसकी अलग से लेबर कॉस्टिंग चार्ज की जाएगी। अच्छा, ये जो क्लच वायर है ये कितने का आया था? क्लच वायर ज्यादा महंगा नहीं है, 200-250 समथिंग है, इतना ही है, इससे ज्यादा फायदा तो नहीं है। सेम रेस वायर भी है, बट ये है कि जब आप सर्विस किट लेके जाते हो, सर्विस किट की वो जो कॉस्टिंग है उसमें जितना भी चेंजेस आएगा कोई दिक्कत नहीं है।
एडिशनल एक भी चीज अगर आप चेंज कराने जाओगे, अलग से आपको लेबर कॉस्टिंग हर एक प्रोडक्ट पे देनी पड़ जाती है। वो बहुत बुरी चीज है। वो तो सीरियसली काफी ज्यादा बुरी चीज है। अच्छा, एक कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे तो अपनी बाइक को लेके बड़ा परेशान है और या फिर रॉयल एनफील्ड वालों ने सुनने से मना कर दिया, या फिर कोई पॉजिटिव फीडबैक कि तूने ऐसा कुछ बताया और एक बार में उन्होंने ठीक कर दिया? ऐसी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी जब आई थी ये बाइक और मेरे पास थी, तो कम से कम 6-7 महीने तक मैंने एक इशू फेस किया था। जैसे ही मैं थर्ड से फोर्थ गियर पे शिफ्ट करता था, बाइक ऑटोमेटिकली अपना इग्निशन छोड़ देती थी, स्टॉल हो जाती थी और बंद हो जाती बंद हो जाती थी। ठीक है, अब आप ये सोचो मैं कहीं पे ओवरटेक कर रहा हूँ किसी गाड़ी को, ठीक है, राइट साइड में ओवरटेक कर रहा हूँ और ओवरटेक करते 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 मेरी बाइक बंद हो जाए। ऐसा हमेशा होता था? ऐसा 2-3 बार हुआ अच्छा। और मैं इस इशू को लेके गया। देन उसके बाद 3-4 बारी उन्होंने ठीक किया कि हमने कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। देन चौथी बारी में मैं मेजरली इसी चीज को लेके गया, तब उन्होंने अलग से मुझे इसका सिस्टम विस्टम उन्होंने कोई वायरिंग वगैरह ट्यूनिंग एंड ऑल वो सारा करके किया। अच्छा, तो ECU उसके लिए अलग से उन्होंने किया? चार्ज भी किया मुझे, जिसके ECU लिए मैप का? ईसीयू के लिए अलग से चार्ज भी किया। मैंने कहा ये सारी चीजों के लिए अलग से चार्ज क्यों, कि सर आपका वो पूरा हमने खोल के वो चेक वेक किया और वो सारा किया, उसके लिए अलग से चार्ज है। मैंने कहा कि वो इशू मेरा रिजॉल्व तो हो, हालांकि वो इशू मेरा रिजॉल्व हो गया, बट ये है कि मुझे वो ठीक नहीं लगा। फिर भी कितना चार्ज किया? अराउंड 600 रुपीज। भाई आपको बता दूं, अगर 1 साल के अंदर में किसी भी कंपनी में जो जनरली FI वाली बाइक होती है, फ्यूल इंजेक्टर वाली, तो उसके अंदर में अगर कभी भी ECU रिमैप होता है या फ्लैश होता है, कुछ भी होता है, तो वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। अब आई डोंट नो फॉर व्हाट सो रीजन इससे पैसा चार्ज किया, बट टच वुड मेरे व्हीकल में कभी भी ऐसा कुछ नहीं। इवन मेरी बाइक की जो फ्री सर्विसिंग है वो सारी खत्म हो चुकी है, बजाज की डोमिनार 400। स्टिल अगर मैं कभी भी जाऊं तो मुझे कभी चार्ज नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं कुछ तो भाई वो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। 600 रुपये तो कहीं से कुछ मतलब नहीं लग रहा मुझे। चलो जी, बैक टू पॉइंट आते हैं। तो या फिर कोई और भी पॉइंट अगर बताना हो सर्विसिंग से रिलेटेड लेके। एक तो सर्विसिंग के टाइम बहुत लेते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। मतलब आप ये करो कि अगर आप बुकिंग करके नहीं गए हो, ठीक है, तो आपकी उस दिन बाइक सर्विस हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो मतलब इसमें बुकिंग का भी सीन है? बुकिंग का भी सीन हो गया है अभी, क्योंकि मैं राजापुरी वाले में कराता हूँ, राजापुरी सॉरी डाबरी मोड़ पे जो क्रूजर मोटर्स है, वहां पे मैं सर्विस कराता हूँ। मैं अभी जब पहली एक दो बारी किया, क्योंकि फ्री सर्विस के अंडर थी, उन्होंने ले ली। अभी जब मैं लास्ट लद्दाख से पहले वाली सर्विस कराने के लिए गया था, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि सर आपकी बाइक हम ले सकते हैं, और मैं 9:15 बजे पहुंचा था। 9:15 बजे मैं सर्विस सेंटर पहुंचा हूँ, उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आज सर्विस नहीं हो सकती। और दिन कौन सा था? दिन था सैटरडे, कि आज सर्विस नहीं हो पाएगी, आज लॉट भर गया, आज के लिए भर चुका है। नेक्स्ट डे बुकिंग करवा के 9:15 9:30 के स्लॉट पे तब मैं पहुंचा था। उसके बाद भी मुझे कम से कम आधा घंटा तो वेट करना पड़ा ही था। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां पे बैठे अगर इतनी मॉर्निंग में गए और अर्ली मॉर्निंग, तो आप इंस्टेंटली बुकिंग करके एट अ सेम टाइम आप सर्विस करवा लो? दिन की बात है, जिस दिन रश कम होता है उस दिन ऐसा होता है। बट ये कि मैंने पहली बार फेस किया था ये चीज वहां पे, बट ये कि समझ नहीं आया मुझे, इतनी अर्ली मॉर्निंग सब कुछ भर गया, और आपने कहा कि कल तक सर्विस नहीं हो सकती, बाइक छोड़नी पड़ जाएगी। मुझे पता नहीं, अजीब सा लगा था। तो इस व्हीकल के अंदर में कितना लीटर का टैंक आता है और क्या माइलेज देती है ये व्हीकल? 15 लीटर का टैंक है, बट सजेस्ट हमेशा यही किया जाता है। जब मैंने बाइक ली थी उस दिन भी मुझे बोला गया था कि कभी इसको ऊपर तक आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि ये इशू रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड जो थी, थंडरबर्ड के टाइम से इस मॉडल के साथ ये इशू चल रहा है। क्योंकि ये मीटियोर तो कहते हैं, बट थंडरबर्ड का ही भाई कहा गया था इसे, कि फुल टैंक जैसे ही होता था तो ये मिस मारने लगती थी, जो मिसिंग की प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था। तो ये वो वाली चीज जो है इसमें स्टार्टिंग से, तो कभी भी ऊपर तक तो नहीं मैंने फिल कराया। जहां पे भी फर्स्ट कट इसका होता है वहां तक ही रहती है। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 लीटर पे ये बाइक जो है कंटिन्यूस रन करती है, कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, बेस्ट पॉइंट है। तो सिटी में कितना देती है? सिटी में ऑलमोस्ट 35-36 देती है। और वही हाईवे की बात करें तो? मेरे को लद्दाख जाने तक, जब तक मैं जम्मू पहुंचा था, मुझे 45 मिला। सीरियसली यार, काफी अच्छी माइलेज है। अच्छा, एक चीज, माइलेज हमेशा जो कंसीडर की जाती है वो बाइक की पावर फिगर रेशियो के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। तो 20 bhp 350 सीसी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है। कई बार ऐसा फील हुआ है कि इसमें पावर चाहिए होता है, या 20 bhp मतलब सफिशिएंट लगती है ड्रैग करने में, ओवरटेक करने में, खींचने में, पहाड़ों पे। भगाने के लिए नहीं है ये बाइक, बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते आप। मतलब एक वो जो रॉ पावर चाहिए, जैसे डोमिनार में है या फिर किसी भी KTM वेटीएम या फिर टाइगर में आपको मिलती है,
इंटरसेप्टर में जो इंसेन पावर मिलती है वो इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो मतलब आप ये कहो कि ओवरटेक करने में कई बार आपको मुश्किल होती है लोगों को, या फिर सामने से आपको कोई है कि अब मुझे इसको ओवरटेक करके निकल जाना है, लेकिन सामने ट्रैफिक आ रहा है, मेरे को कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ओवरटेक कर पाएगी। तो एक जो टैगलाइन है रॉयल एनफील्ड की, मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट, तो ये गोज लाइक अ बुलेट तो नहीं है। मेड लाइक अ गन जरूर हो सकती है, बट गोज लाइक अ बुलेट तो बिल्कुल नहीं है। तो भगाने के लिए नहीं है, बस भगाने के लिए decent नहीं है, ये कि power क्रूज figure करने के लिए बहुत अच्छी बाइक है, तो आरामदायक। क्रूजिंग स्पीड कितनी अच्छी रहती है, मतलब कितने के बाद वाइब्रेशन फील हो जाता है इसमें? 100 तक भी वाइब्रेशन तो फील नहीं होता है। ये वाली जो ये मॉडल की अच्छा है बाइक इस ये बारे में। स्पेशली ये जे सीरीज के जो इंजन है उनमें वाइब्रेशन तो नहीं है। हाँ, बाकी 110 तक लास्ट गया हूं मैं इसमें, तो वहां पे मुझे हल्का वाइब्रेशन जो है वो फील होना स्टार्ट हुआ है। और ये है कि सर्विस का टाइम जैसे जैसे नजदीक आने लगता है, वाइब्रेशन 80 में भी आने यानी महसूस होने स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अभी जो मेरे नोन में है, तेरी बाइक में एक बड़ा प्रॉब्लम आया था कि गियर इंडिकेशन पोजीशन नहीं बता रहा था, और गियर चेंज करो तो पहले की जगह चौथा दिखाता था, ऐसे समथिंग कुछ। वो क्या इशू था? हाँ, वो मैं इधर बताता हूँ। जो ये सेक्शन है, यहाँ पे इधर नीचे इसका गियर सेंसर होता है। तो इस सेगमेंट के अंदर ना बहुत सारा डस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे ये चेन है, चेन सॉकेट, इसके साथ साथ क्योंकि हम चेन को ल्यूब भी करते हैं, ऑयलिंग भी होती है, तो यहाँ पे बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। और इस डस्ट के ठीक पीछे आपका गियर का सेंसर है। वो इतना मॉइस्चर उसमें भर गया था, मैंने इतनी बार सर्विस भी कराई है, मैं स्ट्रेंज था कि मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ जाके इसकी सफाई होनी चाहिए बाइक की। ये सर्विस वाले को पता होता है। तो मैं नॉर्मल सर्विस जब करा रहा हूँ, 5 सर्विसेज मेरी हो चुकी हैं, और आज तक अगर शायद ये बॉक्स खुल के साफ नहीं हुआ और मॉइस्चर की वजह से वो गेयर सेंसर वहां पे टूट गया, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद सर्विस में वहां पे लैक है। उस चीज को वहां पे क्लीन या फिर उस चीज को उस तरीके से अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। क्योंकि इतना अगर अंदर जाके, मुझे तो पता ही नहीं वहां पे सेंसर होता है, अगर मुझे पता होता तो मैं वहां पे क्लीनिंग अब उसके बाद से तो फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग रखूंगा ही। अभी भी जो गियर सेंसर है वो टूटा हुआ ही है, बट ये कि उन्होंने साफ करके उसको लगा दिया, तो अभी के लिए गियर इंडिकेशन यहाँ पे ठीक हो गया। नहीं तो मैं दूसरा गियर लगाता था, चौथा लगता था, तीसरा लगाता था, पांचवा लगता था, फिर चौथा पांचवा लगाता था, वो पांचवे पे ही रहता था। और उसकी कॉस्टिंग क्या आती है उस डिवाइस की? जो कॉस्टिंग इज अराउंड 700-800 रुपए है उस डिवाइस की कॉस्टिंग। हाँ, ये है कि अगर वो टूटा नहीं होता तो वो रिप्लेस हो जाता वारंटी में, लेकिन वो टूटा हुआ है। अब वो टूटा हुआ भी मेरी गलती से नहीं है, वो मॉइस्चर से टूट गया वहां पे, ना कभी वो खुला इस तरीके से कि वो जाके वहां पे उसको वो जाके तोड़ेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक टूट गया। तो कहीं ना कहीं हद तक क्वालिटी का इशू है। सर्विसिंग में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो तू बता रहा है तेरे को तो पता भी नहीं कि वो चीज होती क्या है, और हाँ, मुझे नहीं पता नहीं सर्विस के लिए। तो अच्छा, एक रेटिंग देनी हो 5 में से, तो कितना रेटिंग देगा रॉयल एनफील्ड की? 3.5। 3.5। ओके जी। तो अब हम बात करते हैं 26,000 किलोमीटर के ये व्हीकल चला चुका है तू, इसके अंदर काफी ज्यादा पार्ट्स चेंज भी हुए होंगे, जैसे चेन सेट, और भी मैं देख सकता हूँ टायर अभी रिसेंटली चेंज हुए। तो मतलब क्या क्या चेंज कराया और क्या कॉस्टिंग रही है इनकी, अगर पार्ट्स की बात करें तो? लद्दाख जाने से पहले मैंने अपने दोनों टायर चेंज कर कराए थे। पीछे हमारा जो लगा हुआ है ये मिशलिन का सिटी प्रो है। और ये अराउंड हमें 39,000 का 39,000 कह रहा हूँ, सॉरी 39,000 बहुत ज्यादा हो गया, 3900 रुपीज का पड़ा था। तेरे चैनल पे उसका एक वीडियो भी है, मेरा बिल भी उसी के अंदर है, कभी जरूरत पड़े तो निकाल लूंगा मैं वहां से। एंड जो आगे वाला है ये है जैपर एफएस, जो कि एमआरएफ का है। सेम ऐसा ही टायर सीएट में भी आता है, बट सीएट मुझे लेना नहीं था क्योंकि सीएट के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें पहले सीएट का ही लगा हुआ था। बाइक जो है उस टायर में ये मैंने इशू कई बार फेस किया कि आगे स्लिप कर जाती थी, डिस्क से लॉक हो जाता और स्लिप कर जाती थी, तो ये इशू मेरे को बार बार उसमें फेस होना पड़ता था, तो इसलिए मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। इसलिए यहाँ पे जैपर एफएस लगा था, और ये अराउंड 2150 इस तरीके से मुझे पड़ा था। तो दोनों टायर मिला के मुझे 7,000 के आसपास जो है खर्चा आया था। एंड जो साथ में चेन सेट है, चेन सेट अभी मैंने लद्दाख जाने से पहले चेंज कराया था, 21,000 किलोमीटर चली थी जाने से पहले, एंड उसके बाद चेन सेट जो है चेंज हुआ है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए? सिर्फ 2,000 रुपए। ये तो बहुत ही सस्ता है, लेबर कॉस्ट के साथ में, लेबर कॉस्टिंग के साथ। ये तो सीरियसली काफी ज्यादा सस्ता है। ठीक है, मेरी वाली का 4,000 क्योंकि सर्विस के बीच में ही था इंक्लूडेड, तो वहां पे लेबर कॉस्टिंग जो है नहीं लगी उस टाइम पे। ये मुझे वहां पे बेनिफिट हो गया था।
नहीं तो बाकी आप कुछ भी जाओ अलग से, हर एक चीज की अलग ही लेबर कॉस्टिंग चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, अभी ये व्हीकल जब नहीं परचेज करी थी और 26,000 किलोमीटर में, क्या क्वालिटी में कभी ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ लूज हो गया, वहां से कुछ, ये मतलब ऐसा कि बार बार नट कसवाना पड़ता है, कुछ भी ऐसा फेस हुआ है कभी? ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। एक बारी बस ये हुआ था कि बाइक गिर गई थी मेरी, मेरे ऑफिस के बाहर ही कुछ सीन हुआ था, और जब मैं बाहर आया तो मेरी बाइक गिरी हुई मिली थी मुझे, तो हैंडल लूज हो गया था। जब हैंडल लूज हो गया तब यहाँ से टक 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 की आवाज आने लगी थी हैंडल से, वो भी एक दो बारी में जाके वो इशू ठीक हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। ये प्यार है मेरा ये बाइक, इसका नाम गुलाबो रखा था मैंने, और रखा है, और प्यार है ये। मैं अपनी गाड़ी से ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। ये मेरी पहली बाइक है, और पहली बाइक का फील अलग होता है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या कभी कुछ ऐसा लगा है कि यार इस बाइक में ये चेंजेस होनी चाहिए थी, या ये होता तो और ज्यादा अच्छा लगता, या फिर ये इनको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए? इसके पावर फिगर्स जरूर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जब मैं लद्दाख गया था, लद्दाख में पावर लॉस मैंने फील किया है वहां पे, कि जब ऊपर चढ़ती है बाइक तो ऐसे लगता है कि कम टूट रहा है। अच्छा, लद्दाख का एक्सपीरियंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैसा रहा? मतलब क्या रेकमेंड करना चाहेगा लद्दाख जो भी प्लान कर रहे हैं इस बाइक पे जाने के लिए, और तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सोलो? बहुत कंफर्टेबल बाइक है, और साथ साथ अगर आपका लगेज मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस बाइक के ऊपर। बहुत कंफर्टेबल, बहुत आपको मतलब राइड एंजॉय करने जैसा फील होता है कि आप एक तो जा रहे हो सिर्फ रास्ता कवर कर रहे हो। आपको अगर राइड एंजॉय करनी है, बहुत अच्छी बाइक है राइड एंजॉय करने के लिए। एक जगह जहां पे ये बाइक आपको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो शायद है नुब्रा से अगर आप पैंगोंग जाओगे उस टाइम पे। नुब्रा से पैंगोंग का रास्ता नहीं है ही नहीं, ऑफ रोडिंग है। ऑफ रोडिंग, पत्थर है, पत्थरों की रोड है। मैंने बीच में जब लेह से हम लोग नुब्रा के लिए गए थे, तो उस टाइम पे 7, 8, 10 किलोमीटर का एक पैच था, वहां पे कोई रोड नहीं थी। वो 8 किलोमीटर का पैच खत्म करने में हमें 1.5 घंटा लगा, और 8 किलोमीटर में ना टूट गया था। तो अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसके सस्पेंशन का क्या रिव्यू है, मतलब आगे और पीछे का ऑफ रोडिंग में और ऑन रोडिंग? डिसेंट है, काफी सही है। मतलब ये है कि बहुत अच्छे भी नहीं है, ठीक है, और बुरे तो बिल्कुल नहीं है। स्टिफनेस नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, नॉर्मल है, और आपको अच्छे रोड पे बहुत अच्छा लगेगा, खराब रोड पे थोड़ा बुरा लगेगा। तो भाई लगभग सारे पॉइंट्स हो चुके हैं कवर। अब मैं ये पूछना चाहूंगा वर्डिक्ट पे, जो कि मेन है कि ये व्हीकल किन लोगों को लेना चाहिए, और अगर आप ले रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देना चाहिए, और स्पेशली अगर आप रॉयल एनफील्ड से जुड़ रहे हो तो क्या आपको ध्यान देना चाहिए? अगर आप रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक लेना चाह रहे हो तो ये और हंटर 350 गो फॉर इट, ठीक है। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अपग्रेड करना है, बहुत अच्छी बाइक है। अगर आप कोई नॉर्मल 100 सीसी, 150 सीसी, 2 सीसी इनसे ऊपर आना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बाइक है अपग्रेड करने के लिए। आराम चाहिए, रिलैक्स पोजीशन चाहिए, और स्मूथ बाइक चाहिए, गो फॉर इट, गो फॉर दिस बाइक। अगर पावर चाहिए, भगानी है, स्पीड से प्यार है, तो इसको मत लेना। ये आपको थोड़ा लेट पहुंचाएगी, लेकिन आराम से पहुंचाएगी आपकी डेस्टिनेशन पर। बड़ी बाइक आपको जल्दी पहुंचा सकती है, लेकिन हो सकता है कि शायद उसमें उतना कंफर्ट ना मिले। इसमें कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी, लेकिन आराम से तसल्ली से पहुंचा देगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये रिव्यू काफी हद तक इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको काफी नॉलेज मिली होगी रॉयल एनफील्ड की बाइक से। अगर आप जुड़ रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और स्पेशली अगर आप 350 मीटियोर खरीदना चाहते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो भाई अगर आप लोग को भी अपनी व्हीकल का रिव्यू करवाना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो कि आपकी व्हीकल कौन सी है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, और आपका लोकेशन कहाँ पे है। मिलेगा आसपास तो हम जरूर रिव्यू करेंगे। साथ के साथ आपको अगर ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में मेरे दोस्त दीपक बलूजा का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इसी नोट पे हम करते हैं इस वीडियो को क्लोज। तो मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।